बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जय हिंद साथियों, मैं समीर त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखें तो ऐसी अनेकों वीर गाथाएं मिल जाएंगी जो नारी के साहस और बलिदान को चरितार्थ करते हैं। बात करूं 1857 की, जब ब्रिटिशर्स बहुत तेजी से पूरे भारत में अपने हाथ फैला रहे थे और भारत को अपने कब्जे में लेते हुए जा रहे थे, उसी दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने साहसी तरीके से अंग्रेजों का सामना किया और बहुत ही निडर तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी झांसी तुम्हें नहीं दूंगी, और आखिरी सांस तक वह अंग्रेजों से लड़ती रहीं और वीरगति को प्राप्त हो गई। भारत के आजादी के आंदोलन की ही अगर मैं बात करूं तो महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया। वह जेल तक गईं और अंग्रेजों की लाठियां भी खाईं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पीठ नहीं दिखाई। और आप कह सकते हैं कि इसी साहस और इसी बलिदान के चलते 1947 में भारत शायद आजाद हो पाया। लेकिन सशस्त्र बलों में अगर महिलाओं के पार्टिसिपेशन की मैं बात करूं तो शायद वो आज भी उतना ही कम है। आजादी के 70 सालों के बाद भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन सशस्त्र बलों में कुछ खास नहीं हो पाया था। यूं तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे महिलाओं को सशस्त्र बलों में पार्टिसिपेशन दिया जाता था, लेकिन केवल मेडिकल फील्ड्स में। उन्हें कभी भी किसी कॉम्बिटेंट रोल में इंक्लूड नहीं किया गया। सबसे पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट बनाई गई जो कंप्लीटली महिलाओं के लिए डेडिकेटेड थी और उसमें सारी महिलाएं थीं। उसका नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट और 1943 में इसका फॉर्मेशन हुआ। यहां पे सभी महिलाएं बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल थीं और बर्मा में जापान के अगेंस्ट चल रहे युद्ध में इस रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और सभी महिलाओं ने इसमें अपना योगदान दिया और कई सारी महिलाएं वीर गति को भी प्राप्त हो गईं। लेकिन आजादी के बाद 1950 में इंडियन आर्मी एक्ट के बाद महिलाओं का आर्मी में एंट्रेंस रोक दिया गया और उन्हें किसी भी कॉम्बिटेंट रोल में आने के लिए मना कर दिया गया। ऑल्दो थ्रू आउट द टाइम उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन के चलते आर्म्ड फोर्सेस में लिया जाता था, लेकिन वो सारे नॉन ऑक्सिलरी सर्विसेज के लिए लिया जाता था, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सर्विसेज एंड ऑल। 1992 से उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू दूसरे पोस्ट पर भी लिया जाने लगा, लेकिन अभी भी उनका रोल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 1992 के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन के चलते फीमेल्स को आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती तो किया जाने लगा और उनकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में होने लगी, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती थी और उन्हें नॉन ऑक्सिलरी सर्विसेज के लिए ट्रेन किया जाता था। 2020 से सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारे ऐसे पिटीशंस आने लगे जहां पर डिमांड उठने लगी कि सर, ये मेल डोमिनेटेड पिक्चर जो है आर्म्ड फोर्सेस की, उसे बदलने की जरूरत है, उसे चेंज करने की जरूरत है। फीमेल्स के अंदर वो फिजिकल पोटेंशियल्स, वो फिजिकल कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें। कहीं ना कहीं उसका विरोध बहुत भरपूर तरीके से आने लगा और इन्हीं पिटीशंस के चलते सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि अब तीनों सर्विसेज में फीमेल्स की भर्ती होना शुरू होगी, वो भी परमानेंट सर्विस कमीशन के तहत। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि गर्ल्स को आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री ना देना कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है जेंडर इनइक्वालिटी को और एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के बीच में। सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्टोरिकल जजमेंट के बाद 2022 से एनडीए में गर्ल्स को एंट्री दे दी गई और अब गर्ल कैडेट्स भी एनडीए से ट्रेनिंग लेकर आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स में तो वो कॉम्बिटेंट प्लेन को उड़ा सकती हैं, लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में अभी भी उन्हें कॉम्बिटेंट रोल नहीं दिया गया है। फिलहाल एनडीए में 18 बॉय स्क्वाड्रंस हैं, जहां पर गर्ल कैडेट्स को भी उन्हीं स्क्वाड्रंस में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। कमीशन ने ऐसा कहा है कि आगे आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर हम एक सेपरेट गर्ल स्क्वाड्रन जरूर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जेंडर न्यूट्रल ट्रेनिंग को बढ़ावा देते हुए गर्ल्स और बॉयज को एक ही स्क्वाड्रन में रखा जाता है और उन्हें साथ में ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग में भी जेंडर न्यूट्रलिटी को फॉलो किया जाता है और मेल और फीमेल दोनों ही कैडेट्स को रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे कि वो आगे चलकर अपने देश को पूर्ण तरीके से सर्व कर सकें। लेकिन मेल और फीमेल्स के बीच में फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा गया है और उसी के चलते फिजिकल ट्रेनिंग में रिक्वायर्ड चेंजेस भी किए गए हैं। ऑल्दो गर्ल्स को हेल्प करने के लिए सेपरेट विमेन ऑफिसर्स और सेपरेट विमेन डॉक्टर्स भी रखी गई हैं और उनके रहने के लिए सेपरेट फैसिलिटीज की व्यवस्था भी की गई है। गर्ल कैडेट्स का मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है सुबह 4 बजे से, जब उन्हें एक स्पेशल अलार्म के थ्रू जगाया जाता है। बेसिक मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके और फ्रेश अप होकर वो अपनी वार्म अप एक्सरसाइज और पीटी कंप्लीट करती हैं। उसके बाद 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है उनका
पीटी, फिजिकल इंटेंस वर्कआउट और ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, जहां पर उन्हें ट्रेन किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस से डील करने में और उनकी एक फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है इंटेंस तरीके से। 8 बजे के बाद फ्रेश अप होकर वह ब्रेकफास्ट पे जाते हैं जो कि 8:30 से 9 तक चलता है। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक एकेडमिक ब्लॉक्स में एनडीए कैडेट्स की क्लासेस चलती हैं जहां पर उन्हें अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जैसे बीए, बीएससी एंड बीई। यहां पर कैडेट्स अपना स्पेशलाइजेशन खुद चुन सकते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान उनकी बैचलर्स डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है। 1 बजे अपनी क्लासेस खत्म करके समय हो जाता है लंच का और लंच कंप्लीट करने के बाद उनके पास वक्त होता है दोपहर में अपनी सेल्फ क्लीनिंग, अपने खुद के कुछ काम करने का और कुछ वक्त रेस्ट करने का। 3 से 6 बजे तक का टाइम होता है स्पोर्ट्स का। एनडीए के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ कैडेट्स के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी और एक विनिंग की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाया जाता है। एनडीए में कई सारे अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं जैसे स्क्वैश, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड एन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आर देयर, जहां पर कैडेट्स अपने मनपसंद स्पोर्ट्स को खेल सकते हैं। उसके अलावा एथलेटिक्स और स्विमिंग भी अवेलेबल होती है। कोशिश यही होती है कि एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाए कैडेट्स के अंदर और एक टीम स्पिरिट भी डेवलप की जाए जहां पर वो एक टीम को लीड करना सीखें और जीतना उनकी एक आदत बन जाए। स्पोर्ट्स को कंप्लीट करने के बाद 6 से 8 तक टाइम होता है कैडेट्स की सेल्फ स्टडी का, जहां पर दिन में उन्हें जो पढ़ाया गया है वह उनको रिवाइज कर सकें और अपनी खुद की भी एक पढ़ाई कर सकें। 8 से 8:30 बजे तक टाइम होता है सीनियर्स के साथ एक अनऑफिशियल सेशन का, जहां पर वो एनडीए में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर कैडेट्स को ब्रीफ करते हैं और अगर उन्होंने दिन भर में कोई भी गलती की है या किसी भी रूल को ब्रीच किया है तो उन्हें पनिश भी किया जाता है। 8:30 से 9 तक डिनर होता है एंड डिनर के बाद 9 to 10 एक और अनऑफिशियल पीटी एंड ड्रिल सेशन होता है जो कि कभी कभी थोड़ा पेनफुल होता है क्योंकि खाना खाने की जस्ट बाद फिजिकल एक्सरसाइज कर पाना शायद मुश्किल होता है और 10 बजे कैडेट्स को सोने जाना होता है। तो यही होता है एक गर्ल कैडेट का डेली रूटीन। कैडेट्स के यूनिफॉर्म की अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म उनकी सेम ही होती है जिस प्रकार की यूनिफॉर्म मेल कैडेट्स पहनते हैं और एनडीए की सारी यूनिफॉर्म गर्ल्स को भी प्रोवाइड कराई जाती है। और बात करें अगर हेयर स्टाइल की तो गर्ल्स को भी बॉयज की तरह क्रू कट रखना होता है। एनडीए में गर्ल्स को लंबे बाल रखना अलाउड नहीं होता है। हर गर्ल कैडेट को ये डेली रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और किसी भी ब्रीच के होने पर उन्हें इक्वल पनिशमेंट दी जाती है। एनडीए का ये अथक प्रयास आने वाले समय में हमें कई सारी लेडी ऑफिशियल्स देंगी जो कि हमारे देश को और ज्यादा गौरवान्वित करेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।